एक नागरिक चाहे वो किसी भी देश के हों, अगर उस देश का एक गरीब व्यक्ति को अगर अधिकार मिल पा रहा है तो हमारे हिसाब से वही विकसित देश कहा जाता है। शिक्षा के स्तर में या बड़े-बड़े राज्य क्यों ना हो, बड़े-बड़े कंट्री क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके एक ऊपर वाले लोगों को हर चीज मिल जाता है ना, जो हाई लेवल पे बैठे होते हैं उनको अच्छे लॉयर्स मिल जाते हैं, उनको अच्छे पैसे वाले हैं तो उनको सारी सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन जो एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, एक आम व्यक्ति है, उसको कब मिल पाएगा ना। अगर इसी संदर्भ में सबसे पहले मैं अपनी संस्थापिका मोनी विजय जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। मोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस मानवता के मंच पर। मोनी जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही आज के जो हमारे अतिथि हैं, आदरणीय गौतम कुमार पांडे जी के पांडे जी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार आदरणीय मैम एंड नमस्ते ऐश्वर्या संपन्ना मैम जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, सादर स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम, और आपका भी, और साथ ही शेयर योर ह्यूमैनिटी के फैमिली को तहे दिल से धन्यवाद कि आज हम लोग एक काफी महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। इस मौके देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। तो इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हो, मैं आदरणीय जी के पांडे जी का एक संक्षिप्त परिचय कराने अपने दर्शकों के साथ कराना चाहूँगी। इनकी शिक्षा बीएससी केमिस्ट्री है। ये एलएलबी मगध विश्वविद्यालय से इन्होंने किया है। ये मीडिएटर मध्यस्थ सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफाइड ट्रेनर से ट्रेनिंग प्राप्त किया है इन्होंने। मानव अधिकार के क्षेत्र में लगभग 7 सालों का इनका अनुभव है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सह अपराध नियंत्रण मंच IHRCC फोरम के वर्ल्ड चेयरमैन, DRF कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन के मैनेजिंग पार्टनर हैं। पूर्व में ये शिक्षक एवं मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर युवाओं के प्रेरणा स्रोत रह चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा प्राप्ति के समय से ही समाज के विकास में योगदान दे रहे हैं। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मैम, इतना अच्छा परिचय देने के लिए आप सभी को पुनः धन्यवाद। और मुझे लगता है मेरे दर्शकों को, हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक उपस्थित हैं और उपस्थित होने वाले हैं, उन सबको आज आपके माध्यम से बहुत सारी जानकारी यहाँ से वो प्राप्त कर सकेंगी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज सर से सबसे पहले यह जानना चाहती हूँ कि सर, यह जो आपकी संस्था है IHRCC, इस फोरम का उद्भव यानी कि इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ हुई और किन कारणों से हुई, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर। जी, थैंक यू सो मच। आपका सवाल काफी महत्वपूर्ण है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो शुरुआत होता है मैम, सबसे पहले कुछ चीजें, हम किसी नए चीज की शुरुआत तभी करते हैं जब हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ ऐसी तमाम समाज में जो कुछ चीजें होती है जो अव्यवस्थित होती है, और उसका जब हम लोग सामना करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मन में वो एक उत्कंठा उत्पन्न होती है कि कुछ समाज के लिए अच्छा किया जाए, कुछ सोचा जाए। तो पिछले करीब 7-8 सालों में हमने मानवाधिकार के क्षेत्र में, जब मैं 12th की पढ़ाई कंप्लीट करी थी, उसके कुछ दिनों के बाद से जो आसपास के जो चीजें शुरुआत होती है, जो अव्यवस्थित तरीके से होते हैं, समाज में किसी के साथ गलत हो रहा होता है, इन सभी चीजों का मैंने भी सामना किया। कि लगभग सारे लोग होते हैं जो इस तरह से समाज में अपना एक साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, वो लोग भी कभी न कभी कुछ ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो कुछ दरकिनार करते हैं, कुछ उसको सीरियस लेते हैं, जो समाज में बदलाव चाहते हैं। तो मेरा भी शुरुआत से सोच रहा कि समाज को कुछ ऐसी दिशा दी जाए, कोशिश की जाए, जिससे समाज में अच्छा परिवर्तन हो सके। इसी परिवर्तन के साथ आगे बढ़ते हुए मैंने कई लोगों के साथ, कई अन्य ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी जुड़कर के शुरुआत में मैंने काम करी, अपनी सेवाएं कोविड के टाइम से। कोविड में मैंने बहुत सारा एक्टिविटीज किया ऐसे, जो कि आम लोगों की, जिससे हमें सहायता जो है मेरे माध्यम से मिला। लेकिन हम आते हैं IHRCC फोरम की जो यह शुरुआत प्रॉपर वे में अगर की जाए, तो ये 2021 से हम इस चीजों को काफी विस्तृत तरीके से हम लोगों ने इसका शुरुआत किया। इससे पहले वो चीजें, एक इसकी शुरुआत जो एस्टेब्लिशमेंट हुई वो 2021 के एंड ऑफ मंथ में, और वहां से चल करके बेसिक चीज
जो चीजें प्राप्त हुई और जो ये शुरुआत हुआ वो बिहार, मैं बेसिकली अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ और इंडिया के बिहार से, और नालंदा जिला से मैं बिलोंग करता हूँ, और इसकी जो हेड ऑफिस मैंने बनाई है वो नालंदा में ही बनाई है। और वहीं से इसकी शुरुआत करते करते आज 4-5 सालों का जो सफर करते करते हम लोग पहले इंडिया के कई राज्यों को हमने टच किया, वहां के लोगों से मैंने अपने साथ जुड़ने का एक एक करके प्रयास किया। इसकी शुरुआत हम 2-3 लोग अपने साथ मिलकर के मैंने किया था, जो हमारे साथ एक और फोरम के वाइस चेयरमैन अमन सौरभ और डायरेक्टर के तौर पर हमारे साथ काम करने हमारे सहयोगी एडवोकेट सीके पांडे, ये 3 लोगों का ये शुरुआत रहा। शुरुआत से ही ये 3 लोग मिलकर के आज आप सभी के सहयोग से, आप तमाम दर्शकों के सहयोग से, जो भी हमारे मेंबर हैं उन लोगों का प्यार मिलता गया, और हमारी जो एक्टिविटीज थी कि चलो बेसिक चीजें कम से कम लोगों को, जो ह्यूमन राइट्स है, मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखा कि जो ह्यूमन राइट्स के आधार पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें कमी हो रही है कि एक्चुअल मानवाधिकार क्या है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे कुछ सर्टेन राइट्स हैं, वो आखिर कब फुलफिल होगा। संविधान दे रखे हैं, जिसे अगर आप उसके अलावा अलग अलग जो भारत के बाहर की बात करें तो हर क्षेत्र के लोग, किसी भी कंट्री के लोग हैं, हर कंट्री के लोग, कोई जाति, कोई धर्म, कोई विशेष रंग से सबसे पहले हम लोग प्राथमिकता देते हैं कि वी आर ह्यूमन, हम लोग मानव हैं, हम लोग जन्म से मानव हैं, और जन्म से ही हमें कुछ सर्टेन राइट्स प्राप्त होते हैं जो हमें उस अधिकार से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। तो ये शुरुआत में जब हम लोगों के आसपास में हम लोगों के अधिकारों को से वंचित रखा जा रहा था ना, तो एक होते हैं ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि चलो कुछ करना है, कुछ दृढ़ता, कुछ संकल्पित होकर के कुछ किया जाए, तो ये उत्कंठा उत्पन्न हुई। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों का कहना है, मेरा भी मानना है ये चीज, कि किसी भी देश का विकास उसकी हम आर्थिक स्थिति से नहीं आंक सकते हैं। एक ग्राउंड लेवल व्यक्ति है ना, एक जो व्यक्ति, उसको क्या अधिकार हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, अगर हर एक नागरिक चाहे वो किसी भी देश के हो, अगर उस देश का एक गरीब व्यक्ति को अगर अधिकार मिल पा रहा है तो हमारे हिसाब से वही विकसित देश कहा जाता है। शिक्षा के स्तर में या बड़े बड़े राज्य क्यों ना हो, बड़े बड़े कंट्री क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके एक ऊपर वाले लोगों को हर चीज मिल जाता है ना, जो हाई लेवल पे बैठे होते हैं उनको अच्छे लॉयर्स मिल जाते हैं, उनको अच्छे पैसे वाले हैं तो उनको सारी सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन जो एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, एक आम व्यक्ति है, उसको कब मिल पाएगा ना। अगर उसको नहीं मिल पा रहा, मतलब वो देश को हम विकसित नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी देश हो या कोई भी लोग हो, कोई भी संस्था की जो उपलब्धि है, जो पहुंच पा रहे हैं वहां तक। तो हमारी जो चीजें हैं, हमारा विकसित हमारे दृष्टिकोण से वही चीज है, और इस चीज से आप सभी सहमत होंगे कि हर देश का नागरिक, चाहे वो छोटा छोटा नागरिक, जो भी मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो गरीब हैं, उनकी अगर अधिकार अगर उनको मिल जा रहा है ना, तो वो विकसित कहे जाते हैं। और वो जब नहीं मिलता है तब हम जैसे लोगों की समाज में आगे आना मजबूरी हो जाता है, या कह सकते हैं एक पैशन बन जाता है चीजों को, नहीं कुछ करना है। मैंने भी लॉ किया, मैंने भी बहुत सारी चीजों को पढ़ाई की, मैं भी चाहता तो एक आम आदमी की तरह काम करके कहीं सेटल हो जाता जॉब में और अपने से मतलब रखता, लेकिन ये कुछ जो दृढ़ता होती है समाज में बदलाव का कारण, यानी फोरम के उत्पन्न का सबसे बड़ा कारण रहा कि एक हमारा सोच था कि समाज के लिए कुछ किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसके माध्यम से ये कितना आगे चलेगा। अब तक तो जो 4-5 सालों का सफर रहा काफी सकारात्मक रहे, और जब हम कहते हैं ना कि जब हम जो हमारी शुरुआत अगर अच्छी चीजों के लिए हो और हम उस अच्छे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमारी उसकी पूर्ति में सहभागी करते हैं, और आप फिर धीरे धीरे आप जैसे लोग हमारे पास आ जाते हैं और अपनी चीजों को आगे पहुंचाते हैं, और ये कारवां चलता चला जाता है। यही चीज हुआ मैम कि हमारे सकारात्मकता के साथ साथ लोग जुड़ते गए, और जुड़ते जुड़ते आगे आज हमारे साथ इंडिया के अलावा कई सारे कंट्री में भी हमारे लिए, फोरम के लिए, मानवता के लिए, मेरे लिए ना कहें, मानवता के लिए एक साथ अच्छे और अच्छा करते हैं, तो अच्छे लोग अपने जुड़ते चले जाते हैं। ये सारी चीजें हुई मैम, इसका वजह हुआ कि जी बहुत बहुत ही सुंदर और विस्तृत आपने बताया, और बहुत सही बात भी है कि बहुत सारी संस्थाएं भी इस पे काम कर रही हैं, और हर व्यक्ति को आगे आना होगा। आपने यहाँ से शुरुआत की थी, बहुत अच्छी ही संवाद के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं, लोग भी जान रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी जुड़ गए हैं, उन सबका भी मैं सादर नमन करते हुए आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब जुड़े रहें, और आपके तरफ से भी जो प्रश्न है आप लोग रखते रहिएगा, जिसको हम लोग बीच में
सर से वो प्रश्न करेंगे। तब तक मैं ये जैसा कि सर ने बताया कि एडवोकेट होने का इन्होंने अपनी शिक्षा का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है और एडवोकेट होने के कारण जो मानव अधिकार होते हैं, जो बहुत जगह नहीं पहुँच पाते हैं। क्योंकि सही बात है कि मानव को पता ही नहीं है कि मेरे क्या-क्या अधिकार हैं। किसी भी देश में रह रहे हैं तो उसमें तो हमें पता होना चाहिए। बहुत सारी जानकारी के अभाव के कारण ही हम लोग पीड़ित हो जाते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं माध्यम को ज़्यादा से ज़्यादा इस पे मोदी जी, बात मैं करें। एक बात कहना चाहूँगी, जैसे जी, गौतम कुमार पांडे जी बता रहे हैं, जब यंगस्टर युवा लोग इन चीज़ों में आते हैं ना, तो ज़रूरी क्रांति आती है, क्योंकि जब आजकल के समाज के बच्चे आजकल के बच्चे जब समझते हैं कि हाँ, मानव अधिकार कितना ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, क्योंकि आगे तो इन्हें ही आगे बढ़ना है, हमारे समाज को बढ़ाना है। और अभी तक ये जो ह्यूमन राइट्स है ना, कहीं दबा के रखा गया है। ये आपने जो विषय उठाया है पांडे जी, बहुत उम्दा विषय है, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको बहुत सफलता मिले और आप बहुत आगे बढ़े। मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो चुकी हूँ इन सब ये सुन के, और आपको बहुत-बहुत बधाई। सच में थैंक यू बहुत सो ही मच अच्छा मैम लग रहा है। कि एक्चुअली बहुत क्या ही है कि कुछ चीजें जो युवा हैं उन वर्ग को बेसिक आपने सही कहा कि युवा वर्ग, और मैं भी एक युवा वर्ग से ही आता हूँ अभी। तो होता क्या है कि अ, उम्र एक चीज मैं इस पे कहना चाहूंगा ना कि आपकी जो इंटरेस्ट है, तजुर्बे उम्र से नहीं, तजुर्बे जब हम लोग अपने आसपास की समस्याओं को झेलते हैं, यानी कहते हैं ना ठोकर खाते हैं, तो ठोकर बहुत सारा तजुर्बा हमें दे देते हैं। तो वो ठोकरे एक अलग चीजें बनाते हैं, उसी में कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है, तो समस्याएं भी कुछ चीजों को जन्म देती है। तो कहीं ना कहीं ये कारण रहा है हर चीजों में, और सकारात्मक रहे, युवाओं को सकारात्मक होना बेहद जरूरी है, और वही बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण बनेंगे हम आगे आकर के। जी, जी। धन्यवाद। और मैं बता दूँ कि हमारे साथ अभी कितने सारे दर्शक जुड़ के हैं, उन सबका भी मैं नाम एक बार लेना चाहती हूँ। तो हमारे साथ जी हमारी टीम से शिरीष तारे अंकल जुड़े हैं और नमिता पाठक जी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हैं और हमारे साथ राजेश छिब्बर जी जुड़े हैं और अचला भूपेंद्र सुथर मैम भी संस्थापिका हैं और भारतीय एक बहुत अच्छी संस्था काम कर रही है उसकी। और साथ में हमारे साथ किशोर सिन्हा सर भी जुड़े हैं मतलब उनके द्वारा ही हम आपसे मिले हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं और साथ में आप बहुत सारे प्रश्न भी कर रहे हैं और प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। तो सबके संदेश को हम लोग यहाँ पे दिखाते रहेंगे। और एक प्रश्न और है क्योंकि जी जैसा कि बहुत सारे लोग हैं आजकल, बहुत सारी एनजीओ काम कर रही है और बहुत सारी संस्थाएँ भी काम कर रही हैं। अ, ऐसे में आपकी संस्था जो मतलब होता है ना कि भूमि से जुड़कर कार्य करना, ज़मीन जी पे जी। काम काम करना, तो उस तरह के आप लोग किस प्रकार काम कर रहे हैं ज़मीन से जुड़कर? और साथ में लोगों की जो आपके जो आम लोग हैं, आम जन हैं, उनकी प्रतिक्रियाएँ आपको कैसे मिल रही हैं? किस तरह की जी जी। प्रतिक्रिया? हाँ, सबसे बड़ी चीज जी, क्या है मैम कि जो ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करते हैं ना, तो उसमें अगर जमीन से जुड़े नहीं है तो वो ह्यूमन राइट्स के लिए एक्चुअल वर्क ही नहीं है, ये काम ही जमीन से जुड़ा हुआ है। और इस काम के लिए जब तक आप जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को देखा, बहुत सारे अपने भी सीनियर्स, बहुत अब तक के समय में मैंने बहुत कुछ देखा, तो कहते हैं ना जमीन से जुड़े हुए काम हम कर रहे हैं। लोगों का कहना होता है कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि हम टॉप पे बैठ करके जमीन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, ये केवल कहने से नहीं होता है। जमीन से जुड़े हुए काम करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। और इसके ऊपर मैंने शुरुआत से ही जब ये सारी चीजें शुरुआत हो रही थी, तभी से हम लोगों ने, हमारी टीम ने काफी जैसे कि एक टीम बना करके लोगों के साथ जुड़ करके, क्योंकि अभी के समय में आपने एक अच्छा सवाल बात बात में निकला था एक चीज की, लोगों को अपने अधिकार नहीं पता है। तो सच में ये जो अधिकार बताने की जो कार्यक्रम है, हमारी टीम जिसको कहते हैं ना डोर टू डोर जाकर विजिट करना, उनको अधिकारों के बारे में बताना कि आपका अधिकार क्या, बीइंग ए ह्यूमन आपका कुछ सर्टेन राइट्स हैं। तो औरों से अलग हम ये काम ये कर रहे हैं, हम ये कहना चाहेंगे। अब ये अलग क्या है नहीं है, ये आप लोग उसको ये कर पाएंगे, लेकिन मेरा जो टीम जो काम करने का तरीका है कि एक तो सबसे पहले जो हम लोग माध्यम यूज करते हैं, तो सोशल मीडिया है कि वहां बहुत सारे केसेस, बहुत सारी समस्याएं लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं, और उस पर क्विक रिस्पॉन्स हमारी टीम देती है। एक्चुअली हमारे टीम में बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, तो लीगल असिस्टेंट के लिए हम लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ता है।
अगर दिन भर मैंने एक टोल फ्री नंबर दे रखा है कि आपको जब कोई समस्या हो तो आप हमारे साथ दिए गए नंबर पे संपर्क करें, और मेरी टीम, अगर मैं ऑलमोस्ट सारे सवाल का जवाब जो भी आता है लगभग मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो ह्यूमन राइट से जुड़ा हो तो भी सलाह देते हैं, और नहीं जुड़ा हो, चाहे वो किसी अलग लीगल टॉपिक से जुड़ा हो तो भी हम सलाह देते हैं कि चलो आप भाई, हमको कोई तभी याद करता है ना जब उसको कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, और हम जब कोई फोन करके या कोई किसी माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और जब सवाल करते हैं तो उस वक्त लगता है ऐसा कि चलो वो व्यक्ति कम से कम मजबूरी में हमको याद किया, वो व्यक्ति कम से कम आवश्यकता ज्यादा थी तभी हमको याद किया, और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि चलो कोई व्यक्ति है जो हमें इन समय में याद करा और मैं उसका कुछ काम आ रहा हूँ। तो औरों से अलग करना कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे हमारी टीम गांव गांव जाकर के घर घर जो मैं पूरे टीम के मेंबर्स को यही सलाह देता हूँ कि एक ग्रुप बनाइए, और ग्रुप बना करके लोगों, और ऐसा हो भी रहा है पटल पर, जैसे आपने कुछ वीडियो देखा होगा या हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब वगैरह पे हम अपनी सारी एक्टिविटीज को दिखाते रहते हैं जो IHRCC फोरम के नाम से है। तो हम लोग गांव गांव जाकर के जहां भी समस्याएं हो रही है वहां पर एक जैसे लोक अदालत करते हैं, इंडिया में लोक अदालत होता है जो जहां पे किन्हीं को कोई दिक्कत है, तो हम लोग अब एक और चीजें ऐड ऑन करने जा रहे हैं कि कुछ चीजें जो है एक टीम रहेगी, लीगल टीम होगी जो लोगों के पास जा करके, आपके गांव में आपके कस्बे में जा करके कि अगर आपको कोई समस्या है, अगर आपको कोई लीगल असिस्टेंट चाहिए तो आप हमारे से बताएं, या हम लोग भी कुछ और नई चीजें शुरू करने जा रहे हैं कि जैसे संडे का एक दिन होता है तो संडे वाले दिन हम लोग चाहते हैं उसको यूटिलाइज करें, और जिनको कोई समस्या है तो हम लोग खुले जगहों में किसी पेड़ के नीचे, किसी गांव में जाकर के, किसी सरकारी जो भी भवन है या कोई अपना प्राइवेट जगह दे दे जहां पे जाकर के लोगों के साथ, उनके साथ बैठकर उनकी बात करना। और अब तक जो मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना, उस उल्लंघन का मेन वजह है ना कि हम उस चीज को जानते नहीं कि हमारा अधिकार क्या, मेन वजह यही है पूरी कहानी में मैम, यही चीज है कि हम अपने अधिकारों को नहीं, उससे वंचित रह जा रहे हैं। इसी का वजह है कि हमारा अधिकार का हनन हो रहा है। और मैंने कई सारे वीडियोज में बताया है अपने बारे में, लोगों के बारे में कि जब हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो सवाल नहीं करेंगे, और शिक्षा सवाल को जन्म देती है कि कोई नहीं चाहता, बड़े लोग ये मतलब जो उस तरह के लोग हैं जो शोषण करने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते हैं, और उन लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा भी चलता है। कुछ है, अगर पुलिस वाले पुलिस विभाग से होंगे तो मेरी बात को अलग तरीके से ना ले, कभी कभी हमें उन लोगों का भी से भी थोड़ा सा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मानवाधिकार आयोग से तमाम तरह के जजमेंट्स आए, इसमें कहा गया है कि मानवाधिकार का सबसे ज्यादा उल्लंघन जो होता है वो पुलिस थाने में होता है। ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन कुछ भी है जो कि मैं अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे काम की वजह से वो हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। तो इस तरह का तमाम चीजें होती है। और इसके अलावा एक और चीज कहना चाहेंगे कि जब किसी के पास कोई विवाद होता है, वो चाहे ह्यूमन राइट से संबंधित हो या अन्य लीगल टॉपिक से संबंधित हो, तो क्या है कि अगर मेरे साथ कोई विवाद है, मैं थाने गया, मैं कहीं और गया, अगर मेरी बात अगर सुन ली जाती है ना शांतिपूर्ण तरीके से कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो समस्या लेकर हूँ या जो विवाद है मेरे साथ, चाहे वो घरेलू हिंसा से संबंधित हो, पारिवारिक संबंधित हो, व्यापारिक संबंधित, कोई भी तरह का विवाद हो, कोई भी समस्या हो जहां पे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर सिविल राइट्स या लीगल राइट्स जो भी हमारे हनन हो रहे हैं, तो हमारा कुछ सुनने वाला ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपका कुछ सुनने वाला नहीं है। आप थाने जा रहे हो तो भगा दिया जाए, आप कहीं और जा रहे हो अपने बीच में तो नहीं है, आप किसी लीगल एक्सपर्ट पे जा रहे हो तो आपके लिए उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं एक चीज करने की कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास आता है ना, तो सबसे पहले मैं उसी का पूरा सुनता हूँ। मैं पूरे टीम को यही सलाह देता हूँ, जब आपके पास कोई व्यक्ति आया है आप उसकी सुनिए, सुनकर उसके बातें करें, उससे उसका आधा टेंशन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, आधी समस्याओं का हल ऐसे ही हो जाता है। तो इन सब तरीकों से गाँव जा करके करा करके समस्या का हल करने का और उनके अधिकारों को बचाव करने का हम लोग काम कर रहे हैं मैम। इसलिए हम औरों से, अभी अलग है या नहीं ये तो दर्शक बताएंगे, या कुछ अगर हमें भी अगर कुछ सुधार करने की बात है तो आप लोग बताएंगे। जी जरूर। जी बहुत बहुत जी जी हाँ, अशोक। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं या निचले तबके के लोग हैं, हम सब जानते हैं वो कितने सोर्सेस हैं, उनका कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है हर जगह, चाहे पैसे के मामले में हो या काम करने के मामले में है। उनको अवेयर ही नहीं, उनके जागरूकता ही नहीं है कि हम मतलब वो एक ना वो करते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें कितने मेहनताना मिलते हैं।
मिलना चाहिए, तो आप इस तरह के लोगों को किस तरह मदद करते हैं? थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत इसके लिए आईएचआरसीसी फोरम में ने एक लेबर सेल का निर्माण किया है ना, लेबर सेल, मजदूर वर्ग का सेल, जिसमें एक लीडर होंगे और वो सारे जिस भी एरिया से, जिस भी मजदूर, जिस भी कैटेगरी के लोग हैं, जहां जिस भी स्टेट के लोग हैं, तो धीरे धीरे हम उनको अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे लेबर सेल के जो मेंबर हैं, जो हेड होंगे, जो चीफ ऑफ लेबर सेल कहलाएंगे, उनका काम ये होता है कि वो मजदूर वर्ग को अपने साथ इकट्ठा करें। और मैंने 2025 में न्यू ज्वाइनिंग पॉलिसी में भी कुछ चेंजेस किए हैं, जिससे एक आम आदमी, इसे मानकर चलिए, होते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो कि अच्छे अच्छे पैसे देकर के किसी सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं, किसी संस्था के साथ जुड़ जाते हैं, और वो अपने आप को महफूज, क्योंकि मेरे साथ अगर आते हैं तो उनको बहुत सारे लीगल राइट्स, बहुत सारी जानकारी हम लोग दे रहे हैं। तो हमने ऐसा एक माध्यम बनाया है, जिसको आप लोग हमारे सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पे जाकर के बहुत जल्द देख पाएंगे, कि एक आम आदमी जो सड़क किनारे दुकान लगाने वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो फल बेचने वाले हैं, जो मजदूरी, जैसे होता है ना कि मजदूरी से मजदूरी करवा लिया मजदूर से, और उसको मेहनताना जो होता है वो दे नहीं रहे हैं, या फिर कम दे रहे हैं, या फिर देते ही नहीं है। तो ऐसे तमाम लोगों के राइट्स को रिजर्व करके उनको बचाने के लिए हमारी पूरी टीम एक्टिवली काम कर रही है। तो लेबर सेल का काम है कि लोगों को अपने साथ ऐड करना, और उनकी कोई समस्या है तो मेरा काम है, एक बार आप हमें बताओ, अगर आपके साथ कोई दिक्कत है तो बेहिचक हमें कॉल करके, हमसे हमारे वेबसाइट पे जाकर के कंप्लेंट बॉक्स है, वहां पर कंप्लेन करें, और अपनी बात केवल हम तक पहुंचाए। मेरी पूरी टीम जान लगा देती है उसके लिए, काम करने के लिए। लेकिन एक बार बताना होगा, अब बाकी अपने स्तर से तो काम कर ही रहे हैं, जब हम धीरे धीरे पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन एक बार वो अपनी बातें अगर हम तक पहुंचा देते हैं, देन हमारी पूरी टीम उनके पीछे लग जाती है कि उसको कैसे कोऑपरेट किया जाए। बहुत खूब आपने ये तो बताया, और ये हमारे एक प्रश्न का जवाब भी मिल गया कि आम लोगों के पास ये इस तरह से आपकी संस्था कार्य कर रही है। बिल्कुल। एक चीज़ और, बातों के दौरान एक चीज़ और आपने जैसे बताया कि ग्रुप भी बना रहे हैं, या ऑनलाइन के माध्यम से लोग जान रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जो सड़क पे रह रहे हैं, जो पुल के नीचे रह रहे हैं, या मतलब अभी अब तक हमने मज़दूरी और पैसे की बात की। मज़दूरी के अलावा भी लिविंग के लिए भी होता है ना, कि जैसे लोग सड़क पे रह रहे हैं, या अच्छा, हम छोटे तबके की छोड़ भी दें तो मध्यम वर्ग के भी हैं, वो भी काफ़ी तौर पे इस तरह की साजिशों के शिकार बनते हैं। बहुत सारी उनकी बातें होती हैं। मध्यम वर्ग को के लिए हमने ग्रुप बना दिया, लेकिन छोटे वर्ग जो हैं, जो आपसे इंटरनेट के माध्यम से या नहीं जुड़ पाएँगे, उनके लिए आप लोग मतलब क्या कर रहे हैं? जैसे अ शायद जवाब मिला, या इसमें और कुछ और जवाब आप ऐड करना चाहते हैं? जैसे आप बता रहे थे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा कि जैसे रविवार को ही आप लोग ही जाएँ, आपकी टीम जाए और पूछे। क्योंकि जो मध्यम वर्ग हैं या जो पढ़े-लिखे हैं, उन्हें तो व्हाट्सएप पता है, उन्हें इंटरनेट पता है, तो वो किस तरह से आपसे जुड़ जाएँगे, आपके पास अपनी समस्या लेकर आ जाएँगे। छोटे इसका तबके मैम का जो जी। जी, जी। इसका सीधा-सा प्रयास ये किया जा रहा है, काफ़ी सरल प्रयास हम लोग कर रहे हैं, कि जैसे ही हमारी टीम जब विज़िट करती है ना, तो जैसे होता क्या है कि स्टेट एक कमिटी होती है। स्टेट कमिटी टच करते हैं डिस्ट्रिक्ट कमिटी को, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। जैसे मैं भारत की बात करूँ तो, कि यहाँ पर ज़्यादा स्तर में हमारी काम जो हो रहे हैं, इंडिया में हो रही है, बाकी अलग-अलग देशों में भी धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। तो इंडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो स्टेट कमिटी होती है, वो टच करती है डिस्ट्रिक्ट को, और डिस्ट्रिक्ट कमिटी जो टच करती है ब्लॉक, जिसको तहसील करते हैं। ब्लॉक आप लोग समझते हैं ना, ब्लॉक लेवल पे। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल। ब्लॉक जो, हाँ जी, तो ब्लॉक जो कमेटी के मेंबर हैं, उसके बाद भी मैंने कमेटी बनाई है जो पंचायत स्तर पे काम करती है। पंचायत यानी गांव, और गांव के स्तर पे पंचायत में भी अलग-अलग गांव में पहुंच करके लोगों के, एक्चुअली अगर किसी भी प्रकार के, अगर वो जो जरूरतमंद लोग हैं, किसी मानकर चलिए कि कोई पुल के नीचे रह रहे हैं, कोई और कहीं रह रहे हैं, तो हमारी टीम जो है हमेशा एक बार विजिट भी हम लोग करवा रहे हैं। ये लास्ट ईयर से मैंने शुरू किया है, क्योंकि हम लोगों ने भी ये चीज ऑब्जर्व करी कि जिसके पास हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके पास कैसे पहुंचा जाए, जो हम तक, जिसको इंटरनेट चलाने नहीं आता, मोबाइल चलाने नहीं आता, जिनके पास मोबाइल तो दूर की बात है, खाने के लिए नहीं मिल पा रहे, सुबह अगर खाए तो शाम को क्या पता नहीं, उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए हमारी पूरी टीम में एक ग्रुप हम लोग भी निकालते हैं कभी कभी। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि किसी भी जिला में अगर कोई व्यक्ति भूखा रह जा रहा है ना, तो वो उस जिला के कलेक्टर की भी जिम्मेवारी होती है। तो हम लोग बहुत सारे अधिकार उनको बता देते हैं कि वो भूखा न रहे। उस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं सरकार का, जो कि अगर आप किसी एरिया में अगर कोई व्यक्ति भूखा रह जा रहा है, तो वो उस जिला के अधिकारियों के ऊपर बहुत बड़ी एक कारण बनता है। तो वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जहां तक हम लोग कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है ना कि कंटिन्यूअसली किसी को नहीं सेवा दे। अभी जो हमारी कैपेसिटी है हुँ, हुँ, कि हुँ, हम हुँ, हुँ। कंटिन्यूअसली किसी को
बहुत ज्यादा ये नहीं कर रहे, लेकिन हम उनको एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन दे देते हैं कि आप यहाँ पे जाओ, सरकार की इस योजनाओं का फायदा उठाओ। अब क्या आपके पास आधार कार्ड की सारी सुविधाएं हैं तो है, तो अब तो सरकार भी क्या है ना कि अभी भारत में अन्न, ये जन वितरण प्रणाली के जो है अन्न दिए जा रहे हैं, तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि उस तरह की चीजें मिले, और अगर वैसा कोई मिल पा रहा है तो हम लोग उनको उठा करके जो शेल्टर होते हैं वहां पे ले जाकर के उनको, या जो सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं का फायदा हम लोग उसको पहुंचाते हैं, और अपने माध्यम से भी जो बन पाता है हम लोग उनके लिए करते हैं। ये सारी चीजें भी की जा रही है और धीरे धीरे इसमें सुधार कर रहे हैं। मतलब आपकी जी ऐश्वर्या काम, हाँ, आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब निःशब्द है हम सब आपकी बातें सुन के कि आप इतने यंग एज में, इस एज में इतना कुछ समझ रहे हैं। जो मानवता शब्द है उसका अर्थ ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। इससे पहले आपने जिक्र किया था घरेलू हिंसा। जैसे आप हम सब जानते हैं घरेलू हिंसा का सबसे प्रमुख कारण नारी होती है, क्योंकि वो मुंह खोलना ही नहीं चाहती है, ना बाहर बताना चाहती है कि मेरे साथ ये अत्याचार होता है। और तो उन लोगों को कैसे आप लोग हेल्प करते हैं, कैसे मदद करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इस सवाल के लिए आपको सैल्यूट है। सबसे बड़ी चीज होती क्या है कि महिलाओं की बात जब आती है तो महिलाएं पूजनीय हैं, इतिहास गवाह है, लेकिन थोड़े से प्रेजेंट जो कंडीशन है उसमें थोड़े बदलाव हुए हैं। वर्तमान में नारियों के बीच में कुछ बदलाव हुए हैं, इसलिए बुरा ना लें, ना मानेंगे इन चीजों को, लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं इस पर। होता क्या है कि इसके प्रोटेक्शन के लिए हमारी वुमेन एम्पावरमेंट सेल है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसके प्रोटेक्शन के लिए हमारी एक वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की सेल है, जो कि नेशनल लेवल से लेकर के पंचायत स्तर तक के लोग हैं। कि अगर मान के चलिए कभी महिलाएं पुरुषों से अपनी बात बताने में असहज महसूस करती हैं, तो जब हमारी टीम में महिलाएं होंगी तो वो उनसे अपनी बात कह करके उनके माध्यम से मेरी तक बात पहुंच पाती है। और घरेलू हिंसा, अभी हाल ही के कुछ दिनों से बहुत कुछ नए चीजें सामने आए हैं कि घरेलू हिंसा में महिलाएं के अलावा पुरुष भी बहुत शिकार हो रहे हैं। ये भी एक सत्य बात है। तो महिलाएं तो अब हमारी जो कमेटी है वो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर काम तो कर ही रही है। एक नया चीज हम आपको बता रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारी बातें सरकार को लिख करके भी भेजी है, और पूरी टीम जो है क्रुएल्टी जो हो रहा है पुरुषों के साथ उसके लिए और महिलाओं को, मैं एक एक करके थोड़ा सा बताता हूँ। तो उनको महिलाओं की जो कोई बातें आ रही है तो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट सेल की ये पूरी प्राथमिकता है और पूरी जिम्मेवारी है कि किसी भी महिला के साथ अगर गलत हो रहा है तो वो चीजें अपने हमारी बातों तक, हमारे ऑफिस तक वो बात आ जानी चाहिए कि अगले व्यक्ति के साथ गलत हुआ है। जैसे होता क्या है कि बहुत सारे केसेस में वो अपनी बातें खुलकर नहीं बता पाते हैं किसी को, इसलिए हमारी टीम उनको सपोर्ट करती है। दूसरी चीज, एक कुछ अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। रिश्तों को संभालने के लिए समझदारी का योगदान बहुत बड़ा होता है मैम, कि अगर हमारे घर में वो है तो वो कैसे रहें, कैसे परिवार वालों के साथ रहें। कुछ केसेस में जहां बहुत ज्यादा होता है ना, दहेज हत्या, दहेज प्रथा के नाम पर प्रताड़ित करना, दहेज के नाम पर कुछ ये करना, और कभी कभी ये भी होता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि या कुछ ऐसे मामलों में जहां पर जो ससुराल होता है, लड़की वाले मैटर में क्या होता है, एक ससुराल पक्ष होते हैं, एक मायके वाले पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। किसी भी जहां महिलाओं से जुड़ी बातें आती है तो दो पक्ष होता है। तो कुछ हमें अंडरस्टैंडिंग, और अभी हम लोगों ने मध्यस्थता को ऐड किया है इसमें, कि अगर कोई इस तरह का विवाद आता है तो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है कि इस समस्याओं का हल करने का मध्यस्थता एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और मध्यस्थता एक बहुत बड़ा सिस्टम आ गया है कि जहां पर आप अपनी समस्याओं का समाधान बिना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए, बिना बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए, इस माध्यम से इन चीजों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका 90% रिजल्ट मैम आप जानकर चौंक जाएंगे कि मध्यस्थता इन मामलों में जिसे पति पत्नी में ऐसे ऐसे रिश्ते जो क्या बोलते हैं डाइवोर्स तक आ गया होता है, वहां से वापस आकर के लोग अपने घर बसाए। एक बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। जहां पर ज्यादा तो उन मामलों में हमारी पूरी टीम उनको सपोर्ट कर रही है। अगर उनके पास पैसे हैं तो भी वो खर्च करने लायक हैं तो भी, नहीं तो हम लोग उनको एडवाइस तो फ्री दे ही रहे हैं अपने माध्यम से, अपने IHRCC फोरम के माध्यम से बहुत सारी चीजें निःशुल्क हम उनको प्रोवाइड करते हैं, और उनको उन महिलाओं के लिए हमारी टीम फ्री लीगल असिस्टेंट हमेशा देती है। दूसरी चीज, हम आपके शेयर योर ह्यूमैनिटी के माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे, मौका मिला है काफी जो है, ताकि महिलाओं को कुछ अच्छा वो हो सकता है, अगर हमारी बातें असर पड़े, चीजों को सीखे। होता क्या है ना कि दो लोगों में झगड़ा जब होता है, फैमिली में जब झगड़ा होता है, दो लोगों में, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, शॉर्ट में हम कोशिश करेंगे इसको खत्म करने का।
तो मायके का इन्वॉल्वमेंट जब होता है, मैं ये प्रैक्टिकली लगभग 100+ केसेस में देखा हूं, मैं 100+ केसेस में इसका प्रैक्टिकल एक खुद मैं उदाहरण हूं कि जो चीजों का मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, जो समस्या लेकर आते हैं, तो होता क्या है कि जब इन्वॉल्वमेंट होता है, केस जब आते हैं ना, तो केस में क्या होता है कि शुरुआत में जब आते हैं, जो लड़की होती है वो अपने मायके में कोई बात बोलती है, तो उसके तरफ से देखिए अब यहाँ पर है ना कि एक पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उन चीजों को बचाने के लिए। लेकिन वहां होता क्या है कि शुरुआत में किसी चीज को परिणाम जाने बिना बेवजह हमने क्या बोलता है, अगर मान के चलिए कोई लड़की अपनी माँ के पास कॉल करती है, वो करती क्या है कि बेटा तुम ठीक है, तुम टेंशन नहीं लेना, तुम घर आ जाओ, उसके खानदान को बर्बाद कर देंगे, केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। धीरे धीरे बातें वो भी बढ़ चढ़ करके केस मुकदमे तक चली जाती है। 5 साल लड़ाई भी होता है, जब दोनों पार्टी का पैसे खत्म जब हो जाते हैं, जब दोनों का आत्मविश्वास लूज होने लगता है, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, फिर बाद में घूम करके बात आता है मध्यस्थता पर कि चलो कोर्ट भी कहती है, डाइवोर्स के अंत दिन तक में दोनों कमरे में बंद कर दिया जाता है, बोलो अंत डिसीजन तुम ही लोग करना क्या है। लेकिन इसके बावजूद लड़ने के बाद वो परिस्थिति आती है मध्यस्थता की, क्या वो जो पेरेंट्स थे पहला दिन अगर समझा दिया जाता, 5 साल के बाद ना वो रिश्ता बढ़िया से रह पाता है और ना वो संबंध रह पाते हैं, ना वो प्रेम रह जाता है, सभी चीजों की वहां पर पाती है। 5 साल के बाद मैं आप ही लोग बताएं क्या वो रिलेशन रह पाता है, अच्छे से नहीं रह पाता। इस तरह की समस्याओं के हम सभी को, मेरा बताने का वो इंटेंशन था कि लोग इस चीजों को समझें और कोशिश करें कि अंत तक प्रयास किया जाए, परिवार बचे, वायलेंस ना हो। एक देखिए किसी भी चीज का रोकथाम बहुत सबसे बड़ा किसी भी बीमारी का एकमात्र रीजन है बीमारी को उत्पन्न ही ना होने दें। जी धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही और इसमें समझने के लिए मुझे लगता है कि दोनों तरफ के पेरेंट्स को समझना पड़ेगा और हम लोग इस पे एक कार्यक्रम भी लेकर, हमारी कार्यक्रम प्रत्येक साल हमारे शहरी ह्यूमैनिटी के मंच के माध्यम से एक कार्यक्रम आती है हम सफर, इस पे ही जोर डालने के लिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था कि आप विवाह कैसी, विवाह का माध्यम क्या है, मतलब विवाह कितनी जरूरी है। किसी भी परिवार की शुरुआत विवाह से ही होती है और उसके बाद का पूरा जीवन उससे ही जुड़ा होता है। आगे बच्चे भी होते हैं, वो बड़े होते हैं, उनकी परिवार बढ़ती है। तो इस तरह से ये सब जो होता है बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी संस्था मध्यस्थता के द्वारा, क्योंकि मध्यस्थता दोनों तरफ की दोनों तरफ की बातें सुन के और बीच का एक रास्ता निकाल रही है। नहीं तो कभी-कभार जैसे एडवोकेट है, तो अगर जो आप जैसे एडवोकेट ना हो, तो वो तो सिर्फ पैसे निकालने के लिए, चाहे खेती की बात हो या झगड़े विवाद हो, किसी भी चीज़ में, तो वो लोग का तो अपना अलग होता है। इसलिए आपको सैल्यूट है, नमन है कि आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए मुझे लगता है कि एक, जैसे आपने ज़िक्र भी किया कि बहुत सारे कार्य तो हम लोग अपने माध्यम से कर देते हैं, जहाँ लगता है कि सरकार दे रही है या कहीं न कहीं व्यवस्था आती है कि हमारे पास फंड ही नहीं है। चाहते हुए भी बहुत सारे कार्य को हम लोग नहीं कर पाते। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये व्यवस्था क्या आपके संस्था में भी है? मतलब फंड का जो एक किस तरह से फंड इकट्ठा करने की जो चुनौती होती है, वो किस तरह से आप करते हैं? आपकी संस्थान इसे कैसे मतलब कैसे जुटाती है फंड? ये सबसे महत्वपूर्ण और काफी ग्राउंड लेवल की जो चीजें हैं और प्रमुख सवालों में से एक सवाल है आपका। और देखिए हर काम को करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, हम सभी जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारा इरादा अच्छा हो, हमारे काम करने के तरीके अच्छे हों, तो कुछ अच्छे लोग अपने काम को देख करके हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, वो फंड भी करते हैं अपने लोग मिल करके। सपोज हमें किसी एक व्यक्ति को हमारे टीम में अगर 1 लाख रुपए की, एक उदाहरण दे रहा हूं, कि अगर जरूरत पड़ जाता है, उसको सहायता करनी है, तो हमें पता है कि ना हम 1 लाख रुपए वन टाइम देने के लिए समर्थ हैं। कोई भी व्यक्ति एक बार में नहीं दे सकता है किसी को यूं ही। लेकिन अगर 1 लाख व्यक्ति अगर 1-1 रुपया भी डोनेट करता है, तो उस व्यक्ति के 1 लाख रुपए फुलफिल हो जाते हैं। इसी आधार पर, और हम लोग जब सदस्य बनते हैं तो कुछ सदस्यता शुल्क भी लेते हैं। उसको शुल्क ना करके सहयोग राशि बोल सकते हैं हम इसको, कि क्योंकि हम लोग मिल करके, अगर 1000 लोग हैं, किसी को मदद करनी है, तो 5-5 हजार, 5 रुपये कभी मैंने मदद करी, तो 5,000 की हम उसको मदद कर पाते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के। और धीरे धीरे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सरकार के साथ मिलकर के काम करने का प्रयास कर रही है। उसे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जो बहुत सारे क्राइटेरिया को हम लोगों ने फुलफिल कर लिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं को परेशानी होता है ना जो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं इस समय में। तो ईमानदारी पूर्वक काम करने में कुछ चीजें का सामना करना पड़ रहा है, और चाहे सामना जैसे भी करें, हम लोग मिलजुल करके उस
फंडिंग की जो परिस्थिति है उससे लड़ करके और लोगों को समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बेसिक तरीका यही है और सरकार से आने वाले बहुत मान के चलिए एंड ऑफ 2025 जो है हम लोग बहुत सारी चीजें सरकार को टच करेंगे काम को, और उसके साथ मिलकर के बहुत सारी योजनाओं को लाभ जो है हम अपने सदस्यों का और आम लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करें। तो फिलहाल जो होते हैं वो एक दूसरे के सहयोग से ये मुहिम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत सारे आपके संस्था से बहुत लोग जुड़ भी चुके हैं और उन सबका भी नाम और हमारे दर्शकों के भी कुछ प्रश्न आ रहे हैं, उनको भी हम लेंगे। लेकिन क्योंकि इसी बात से ही एक और बात जुड़ी हुई है कि जैसे आपकी संस्था यूएन से भी रजिस्टर्ड है, तो यूएन जैसे अब फंडिंग हो या किस तरह की भूमिका यूएन आपकी संस्था के लिए निभाती है और उनको आपसे क्या उम्मीद रहती है? देखिए, यूएन यूनाइटेड नेशन की जहां तक बात आती है मैम, तो जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, मैं यूएन की जब बात आया तो मैं एक थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि जो एक्चुअल ह्यूमन राइट्स है वो उसको उस काम को 1948 में एक डिक्लेरेशन हुआ था, 1948 में एक सार्वभौमिक घोषणा हुई थी जिसमें 30 अनुच्छेद व्यक्तियों को मिले थे। उसमें 50+ कंट्री जो है सिग्नेटरी के तौर पर भाग लिए थे उस पर, और उन मेन जो है ह्यूमन राइट्स का जो रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन का जो एक जो बोलते हैं बॉस वो यूएन है, और यूएन के माध्यम से ही और यूएन की नीतियों पर ही हम लोग काम करते हैं। यूएन तुरंत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग नहीं करती है, पहले आपके कार्यों को एब्जॉर्व करती है, आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं कि अभी ग्राउंड रियलिटी एक और चीज होता है कि अगर हम किसी को मानवाधिकार ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ दें तो वो अपने आप को दादा समझना शुरू कर देता है, एक रियलिटी है भी, और उसका वो गलत फायदा उठाने लगते हैं। तो हम लोग इस चीज पर भी बारीकी से ध्यान दे रखे हैं कि कहीं हमारे साथ कोई दादा ना बन जाए, तो इन चीजों को संभालना काफी ये होता है। तो हम लोग यूएन को क्या पसंद है, मैं इसकी बात बता दूं। यूएन को पसंद है कि मान के चलिए अभी हम जिस ऑफिस में बैठे हैं, हम इस ऑफिस में या अच्छा खासा कॉर्पोरेट ऑफिस में किसी चीज को कर रहे हैं ना, वो यूएन को पसंद नहीं होता है। यूएन को क्या पसंद है, जो जरूरतमंद झुग्गी झोपड़ी वाले को लिए पढ़ा रहे हैं आप, उनके लिए काम कर रहे हैं, आप उन तमाम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो एजुकेशन जिनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, वैसे लोग जो रोटी के लिए तरस रहे हैं, जिनको अपने बेसिक अधिकार नहीं मिल पा रहा, जैसे शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, एक बेसिक और प्राइमरी एजुकेशन फ्री होना चाहिए, यूडीएचआर के आर्टिकल में ही दिए गए हैं। तो हम सभी, आप जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को, और जो भी इस माध्यम से आगे जो इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन लोगों को कहूंगा कि एक बार यूडीएचआर का जो आर्टिकल है उसको जरूर पढ़ें आप लोग। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में 30 आर्टिकल्स दिए गए हैं, 30 अनुच्छेद दिए गए हैं, उसको एक बार आप सभी नागरिकों को पढ़ना चाहिए, जिससे पता चलता है कि हमारा बेसिक अधिकार क्या है। और जब अधिकार जानेंगे तो आपको मन में अपने आप सवाल उत्पन्न होने लगेंगे। तो यूएन डायरेक्ट किसी को फंडिंग मैम नहीं करती है, उसके ऑब्जर्वेशन को देखती है, उसके कार्यशैली को देखती है, और उन जिसे अब इसके अलावा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी चीजें जो आई है उसके ऊपर हम लोग ग्राउंड रियलिटी के साथ और बिल्कुल जमीनी स्तर से काम कर करके दे रहे हैं। तो बहुत जल्द उम्मीद है, सकारात्मक चीजों को कर रहे हैं हम लोग, उस ओर बढ़ रहे हैं कि यूएन के साथ भी हमारी फंडिंग की जो कार्यक्रम है वो बहुत जल्द लागू हो, शुरू हो। हम लोग ने कई 2-3 साल का रिपोर्ट भी हम लोगों ने उनको दिया है, और आगे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें हैं वो आगे बढ़े और आगे चले, और हमें उनके साथ मिलकर के काम करने का मौका मिले। तो तुरंत में किसी को यूएन फंडिंग नहीं करती, और उसके लिए आपके कार्य ऑब्जर्वेशन को देखा जाता है, ये चीज होती है। जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं और उनके भी सवाल आ रहे हैं। तो नमिता पाठक जी जो ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने लिखा है, बच्चों की शिक्षा और उनके सर्वांग विकास के लिए आपकी संस्था क्या काम कर रही है? बहुत अच्छा। और मैं एक और सवाल इसमें जोड़ना चाहूंगी, जो बच्चों का शोषण होता है उसके लिए भी क्या आप काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा। आपका भी धन्यवाद, और जिन्होंने प्रश्न किया है मैम आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हमारे तरफ से। शिक्षा के लिए एक तो ग्राउंड जो बेसिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसको सरकार निःशुल्क कर रही है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारा काम ये हो रहा है, मैं सवाल की तरफ आऊंगा, जो बच्चे उससे वंचित रह जा रहे हैं, जिसे मैम आपका भी, ऐश्वर्या मैम आपका भी सवाल नहीं थे उसमें, कि जो बच्चे के साथ शोषण हो रहे हैं, तो शोषण जिन बच्चों का हो रहा है वह उन्हीं बच्चों का हो रहा है ना जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं ना। दोनों सवाल लगभग ये हो गया कि शोषण उन्हीं का हो रहा है जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचा नहीं पा रहे, और स्कूल न जाने के बाद का रीजन क्या हो रहा है कि वो बाल मजदूरी का शिकार बन जा रहे हैं। तो बाल मजदूर के लिए हमारे एक लेबर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल है हमारे फोरम में,
30+ सेल्स का मैंने निर्माण कर रखा है। तो एक तो कि यहाँ उन मैं बच्चों बोलना चाहूँगी चाइल्ड एब्यूज जो होता है, चाइल्ड जो उनका शारीरिक शोषण होता है, वो उस पर भी क्या आप काम करते हैं? बिल्कुल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है चाइल्ड अब्यूजिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस तरह का ये मेन मुद्दा होता है मैम ह्यूमन राइट्स चीजों को काम करने के लिए। एक साथ हम कहीं पे खड़ा होकर के उनके अधिकारों को बता रहे हैं, वो तो हो ही रहा है, अवेयरनेस के साथ साथ हम लोग प्रोटेक्शन के, जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप पूरा नाम पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल फोरम है। तो क्राइम कंट्रोल की जो मानसिकता है जी, क्राइम कंट्रोल की जो मानसिकता है वो ना एक शिक्षित समाज से ही, एक शिक्षित समाज ही एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकता है। तो मैम का जो सवाल था कि वैसे बच्चे जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए हमारी संस्था जो है अलग अलग आप लोगों के माध्यम से, हम लोग क्या करते हैं ना, एक समय एक साल पहले, 2 साल पहले मैंने एक मुहिम शुरू की। कोई उस मोहल्ले का कोई एक बच्चा जो आर्थिक तौर पर तंगी से जूझ रहा है, जिसे मान के चलिए 12th वगैरह जो अपने प्राथमिक एजुकेशन प्राप्त कर लिए हैं, 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर लिए, लेकिन आगे का पढ़ाई उसको, वो चाहता है कि हम अपने एरिया में रह करके आगे की पढ़ाई को पूरी करें। तो हम लोगों ने एक प्रयास ये किया था कि अब देखिए अलग अलग लोगों को, अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन उतनी मजबूत नहीं है कि हम अलग अलग लोगों को अलग अलग फंडिंग करके पढ़ाएं। तो मैं क्या कर रहा था कि मैं एक बच्चा जो अपने एरिया के लोगों को, मैं उनसे मिला, लोगों से बात भी करी और लगभग 85 और 80% लगभग हमको वो रिजल्ट पॉजिटिव मिला कि हम, आप एक बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, उसको मान के चलिए मैंने गोद ले लिया, उसके पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं, और तुमको हम तभी देंगे, तुमको हम मदद तभी करेंगे जब तुम अपने एरिया के उन बच्चों को पढ़ाओ जो जरूरतमंद हैं। और ऐसा मैम इसका रिजल्ट अच्छा लगा। वो अपने एरिया के 50 लोगों को पढ़ा रहे थे और एक लोगों को मैं खर्च दे रहा था। तो ऐसे कर करके उनके पास मैं पहुंचा, उनको कोशिश किया पढ़ाने का, और वो चीजें निःशुल्क शिक्षा केंद्र के माध्यम से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग अपने अपने माध्यम से, जो मैंने कुछ इंस्टीट्यूशन से टाई अप किया जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उन और संस्थाओं से मैंने संपर्क किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे माध्यम से मेरे साथ कोलेबोरेट कर करके उन चंद बच्चों को आप पढ़ाओ, हम आपके लिए लीगल एडवाइस देंगे, हम आपको वो देंगे, ये सारी सुविधाएं जो हम आपको निःशुल्क दे सकते हैं वो सब आपको सुविधा देंगे, चाहे वो किसी भी शिक्षण संस्थान, और वो बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। और ये चीजें हो रही है। मैं इस माध्यम से वहां उन बच्चों का भी अधिकार मैंने जो है प्रोटेक्ट किया। उसके बाद जब पढ़ेंगे तो वो बाल मजदूरी से भी बचेंगे, इसका भी प्रयास मैंने किया। और जो चाइल्ड एब्यूज जैसे जो क्रियाएं हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हाल ही के दिनों में 2-3 महीना पहले बंगाल में एक, जो बिहार के सिवान से एक लड़की जो है, उसको कोई जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो कहते हैं ना, बहला फुसला करके ले जाना, उसको बेच दिया गया। तो हमारी टीम उसको वहां से एब्जॉर्ब कर करके, जो बंगाल की टीम थी, उसको वहां से प्रोटेक्ट की, फिर उसके गार्जियन को बुला करके उसको सौंप दी। 20-22 साल की एक लड़की थी। तो इस तरह की क्रियाएं हमारी टीम हमेशा जो है उनको संरक्षण का प्रयास कर रही है। और धीरे धीरे आप लोगों का सलाह भी, हम लोग आए दिन लोगों से भी सलाह लेते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी। कभी ऐसा नहीं है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं या हम उत्तम हैं, हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ रहा है। और अभी हम ऐसे एज में हैं जहां हमें आप लोगों से, आप माननीय लोगों से, जो भी दर्शक हैं, उनका भी सलाह हम लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बच्चा आगे करना चाह रहा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी सलाह, अगर हो सके कि आपकी सलाह से कुछ और पॉजिटिविटी बढ़े, तो डेफिनेटली हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी बातों को भी मान्य करेंगे, अगर वो मानने योग्य है और वो सलाह अच्छे हैं। या होता है ना कि कभी कभी कुछ बातें हमारे मन में ना हो, वो लोगों के माध्यम से आ जाता है, अगर वो अच्छा रहता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो इन तमाम तरीकों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके समस्याओं को धीरे धीरे प्रयास करेंगे, है ना। कि इतिहास लिखा जाए, वो तो कहानी हम लोग सुने थे ना कि जब एक जगह आग लगा था तो एक चिड़िया भी अपने चोंच में पानी ले जा रही थी, तो गिलहरी देख कर कह रहा, भाई तुम्हारे पानी से क्या होगा। तो बोला ना, इतिहास लिखे जाएंगे तो बोलेगा ये बुझाने वाले में से थे, लगाने वाले में से नहीं। तो हमारा भी प्रयास कुछ ऐसा है। अब कितना ये सफल होगा पता नहीं, लेकिन चल दिए हैं, और आगे देखिए धीरे धीरे होता है क्या। बाकी आप लोग हैं तो जरूर सकारात्मक। बिल्कुल सफल होगा। बिल्कुल सफल होगा। और बहुत सुंदर आपके हौसलों को सलाम, आपके कार्य को सलाम। और इसके साथ में एक और मेरा सवाल है कि आपका जो कार्यालय है वो नालंदा में है, बिहार में है। अगर देश के दूसरे हिस्से के, जैसे मैं मुंबई महाराष्ट्र में, मुझे या किसी और को कुछ जरूरत हो, तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें, आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? थैंक यू मैम। जैसे 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 जिस एरिया में हमारे लोग जुड़ रहे हैं, जिस भी, जैसे महाराष्ट्र का आपने नाम लिया, तो महाराष्ट्र का एक केस मैंने डील किया था। नाम तो नहीं लेंगे लेकिन बताएंगे। एक महिला थी जो कि उनके साथ कुछ उसका हस्बैंड, मतलब पहले से शादीशुदा थी वो,
लेकिन हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया था और एक व्यक्ति जो है फौज में काम करता था और उसके साथ कुछ दिक्कतें हुई थी, तो किसी सोशल मीडिया के माध्यम से उनको हमारे बारे में पता चला और वो जो है क्या बोलते हैं, एक एरिया है सर्वोदय गार्डन है ना, कुछ मुंबई जो कल्याण है ना, मुंबई में एक जगह है कल्याण, तो वहां के उस केसेस को हम लोगों ने इतना अच्छे से हैंडल किया कि आज तक वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उन लोगों को काफी हम लोगों ने सहयोग किया। तो धीरे धीरे हो क्या रहा है कि जहां भी हमारे मेंबर बन रहे हैं वहां पर हम लोग एक ऑफिस डाल दे रहे हैं उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के सहयोग से। वो ऑफिस भी उन्हीं के सहयोग से चलता है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, अलग अलग जगहों पे जहां भी जो मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि जिनको मैंने स्टेट की एक अथॉरिटी दी, डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी दी, तो हर जगहों पर कार्यालय धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। अभी तक लगभग मान के चलिए कि 50 प्लस जो है ऑफिसेज हमारे, और ये अच्छा लगता है कि चलो कोई भी है जो अपने लिए जगह दे रहा है, अपने लिए काम कर रहा है और लोगों के समाज के लिए विकास में, तो ये लोग अलग अलग जगहों पे भी हमारे कार्यालय बन रहे हैं। बाकी टेलीफोनिक माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप अपनी बात पहुंचाएं हम तक, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको तक एक्सेस करने का कि वो अपनी बात हमें, आज तो हम कहीं बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, आज आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी तो एक माध्यम ऐसा बन गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग कहीं भी किसी से जुड़ करके लोगों को समस्याओं, जब एक आज व्यक्ति सोशल अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग करके लोगों को लूट ले रहा है, मानकर चलिए अभी अभी साइबर क्राइम कितने हो रहे हैं, तो लोग गलत कामों में अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं, तो हम लोग अच्छे कामों के लिए अच्छे से क्यों ना प्रयोग करें और इसका सदुपयोग करें। अगर मोबाइल है तो मोबाइल का सदुपयोग करें, कोई भी चीज है उसका सदुपयोग करें, तो हर चीज के अच्छी अच्छी चीजों में है। और हमारी जो टीम है वो अभी साइबर क्राइम के ऊपर भी, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी काम कर रही है, लोगों को अवेयरनेस के लिए काम कर रही है कि हर चीजों से बचे। तो हम समझने का बहुत माध्यम है, सोशल मीडिया मेन माध्यम है। आप अगर जिस क्षेत्र में हमें चाह रहे हैं उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऑफिस मिल जाएगा, या अगर नहीं है तो वहां हम लोगों को अपॉइंट कर करके धीरे धीरे ऑफिस एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी चीजें, ये चीज विस्तार हो रही। और जो लोगों को लग रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जुड़ करके हम यहाँ काम करें, उनका भी हम स्वागत करते हैं और वो वहां पर ऑफिस बनाए, वहां पे काम करें, हमारी पूरी टीम सपोर्ट करेगी और मैं खड़ा हूं तो हम सपोर्ट कर ही रहे हैं चीजों को लेकर के। तो इस तरह से मैम काम चल रहा है। अभी आपने आपको साइबर क्राइम की बात की, और हाँ, जैसे हम सब जानते हैं कि ये जो इंटरनेट है हमारे लिए एक वरदान है, पर ये वरदान कभी कभी अभिशाप भी साबित हो जाता है। जैसे साइबर जी, क्राइम जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, कोई भी सीधा साधा या साधारण जनमानस कहीं भी ट्रैप हो जाता है, और ऐसा हो जाता है कि वो मेंटली, मानसिक रूप से इतना घबरा जाता है या इतना परेशान हो जाता है कि वो बहुत एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है। तो आपका आपका जो फोरम है वो क्या कर रहा है इसके लिए? इस समस्या से निपटने का सबसे बड़ा साधन है मैम, वो है आप खुद और अवेयरनेस। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण रखती है इस चीजों में कि कौन सा चीज, जैसे मान के चलिए हम लोग मोबाइल चलाते हैं या इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का हैबिट होता है कि रात भर इंटरनेट ओपन रख देना। तो जब आपके इंटरनेट मोबाइल में ओपन होते हैं या किसी भी सिस्टम में, तो उस वक्त वो व्यक्ति क्या होता है कि किसी दूसरे को उसको इजिली एक्सेस कर सकता है। तो दूसरी ये बातें हुई। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज है कि हम रैंडमली कोई हमसे कुछ पूछ लेता है, हम किसी को राह चलते कोई कॉल करने के लिए बोल दिया तो हम उसको मोबाइल दे दे रहे होते हैं, और ये ज्यादातर सीनियर सिटीजन लोगों के साथ होता है। जैसे अपना वो कोई भी सामान जो है, जैसे मान के चलिए एक ओल्ड बूढ़ी औरत है या बूढ़े अंकल उम्र के, उस लेवल के उम्र के हों, उनको कभी कभी फोन लगाने नहीं आता। मैंने देखा है, प्रैक्टिकल चीजें मैं बता रहा हूँ। वो क्या है कि बगल वाले को दे देते हैं कि थोड़ा मेरा नंबर लगा देना, थोड़ा मेरा देखो तो ये लग नहीं रहा है, मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप ना अनजान लोगों से बचे, ये सारा पार्ट अवेयरनेस का है। तो हमारी टीम, अब सरकार बहुत सारी चीजें इस पर योजनाएं ला रखी है, सरकार बहुत सारे नंबर डिस्प्ले कर रखे हैं लोगों की जागरूकता के लिए कि ऐसी चीजों से बचे। तो इस माध्यम में हमारी पूरी टीम, अगर कभी लग रहा है, जैसे आज के समय में, आज का एक कहानी बता रहा हूं मैं आपको कि एक हमें जानने वाले लोग के मोबाइल पर एक जो है अनवांटेड पर्सन, किसी ने 10 लाख का ट्रांजेक्शन किया, जो गुजरात का रहने वाला था। 10 लाख का ट्रांजेक्शन किया। वो एक कैब ड्राइवर टाइप का व्यक्ति है जो गाड़ी चलाता था, तो वो भाड़े उसके ड्यूज हो गए थे। आप इस चीजों से भी सीखेंगे, लोग दर्शक जो है समझेंगे इन चीजों को। अब वो कैब ड्राइवर क्या किया कि उससे अपना ड्यूज मांगता था, रेगुलर आता जाता था, उससे अपना ड्यूज मांगा। तो वो क्या किया कि ठीक है तुम अपना चेक दे दो, मैं कैश जो है अकाउंट पे कर दूंगा। वो चेक दे दिया और उस पर किसी थर्ड पार्टी का अमाउंट जो है 10 लाख रुपए वन टाइम में ट्रांजेक्शन हो गए। अब वो ट्रांजेक्शन, अब तो किसी दूसरे व्यक्ति का आया था और ये बेचारा फंस गया, और वो कलकत्ता का कोई व्यक्ति का पैसा आया था और वो उसको केस कर दिया और वो फंस गया।
तो इन चीजों से भी बचें। आप किसी को बेवजह अनजान लोगों के साथ तो अकाउंट नंबर शेयर करें, या अगर कोई अनवांटेड या अननोन राशि आपके ऊपर आपके अकाउंट में आ रही है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें और तुरंत जानकारी दें। यानी इसका सबसे महत्वपूर्ण साधन है अवेयरनेस रहें, अभी अवेयर रहें। और जब भी ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो हमारी टीम लीगल असिस्टेंट के लिए आपको तुरंत 24/7 कभी भी फोन करे, ऐसा कुछ लग रहा है तो हमसे जरूर संपर्क करें। हम कोशिश करेंगे आपकी सहायता करने की, और हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि चलो अच्छा चीज हो रहा है। तो आप सलाह के लिए हमें हमेशा कॉल कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति अगर आप में से किसी के साथ होती है तो। और उस वक्त हम लोग अच्छा गाइड करते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आए दिन 10-20 लोगों का कॉल आता है इस केसेस के लिए। अभी साइबर क्राइम और ये डिजिटल अरेस्ट का जो मामला है, तो इस तरह के बहुत सारे लोग घर बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपया जो है 84,000 करोड़ रुपए 2000 जो फाइनेंशियल ईयर जो पार किए 84,000 करोड़ रुपयों का डिजिटल अरेस्ट से गबन हुआ है मैम, मतलब ठगी हुआ है। आप सोच करके इस दायरे को चौंक जाए कि इतने लोग इतना पैसा जो है आम लोगों के व्यक्ति से ठगे गए हैं साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से। तो इसका एकमात्र साधन है अवेयर। अच्छे लोग, मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग पे फंस जाते हैं, और अच्छे लोग वो हाँ 2-3 केसेस मेरे जानने में हुए, अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग फंसे हैं और उन्होंने बहुत पैसा गंवा दिया है। बिल्कुल, इस चीज में ये है ना कि हर चीज के बारे में हर किसी को जानकारी होती नहीं है, और वो लोग ऐसे मेंटली आपको टॉर्चर करते हैं कि आप डर जाते हैं। चलो डर के कर लेता है ना, अरेस्ट कर लेगा एक कि अपने पेरेंट्स को मत बताना, नहीं तो और ये हो जाएगा, अपने फैमिली को मत बताना, पुलिस को मत बताना। ये सारी बातें आपको डरा धमका के बंद करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आप की संस्था है, या आप सब जो हैं बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, राजेश छिब्बर जी भी आपके संस्था से जुड़े हैं, उनके भी मैसेज लगातार आ रहे हैं, और साइबर क्राइम के बारे में और डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी उन्होंने बहुत बताया है कि इस पे भी आपकी संस्था कार्य कर रही है। बहुत सारे मानव अधिकार तो आप अधिकारों के बारे में और लोगों को जागरूक करने के बारे में बहुत सारे कार्य आपकी संस्था लगातार कर रही है, और जैसा आपके साथ आपकी जो बातें हैं बिल्कुल क्लियर बातें हैं और बहुत ही जानकारी वाली बातें हैं। मुझे लगता है सबको इससे फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा एक जैसे आपका सह अपराध भी है, अपराध नियंत्रण का है, जिसके बारे में अभी हमने बात किया कि कौन-कौन से अपराध और कौन-कौन से, जैसे बाल अपराध के बारे में आपने कहा कि बाल अपराध के बारे में भी आपकी संस्था कार्य कर रही है। और कौन-कौन से अपराध ऐसे हैं जिसको, क्योंकि एक संस्था सारी चीज़ तो नहीं कर सकती, जानकारी दे सकती है, लेकिन क्या अपराध के लिए भी ऐसा है कि आप लोगों ने कोई क्राइटेरिया रखी है, या बहुत सारे किसी भी अपराध पे आप कार्य कर रहे हैं? देखिए, अपराध तो मैम वो सभी चीज है जो कानून का उल्लंघन कर रहा है ना। सीधा शब्दों में अगर अपराध को हम जो है इसका हम डिफिनीशन दें, वो सारी एक्टिविटीज जो कानून के नियमों का पालन नहीं कर रहा होता है। तो किसी भी अपराध को नियंत्रण करने के लिए या समाज में अपराध को नियंत्रण करने के लिए सबसे बड़ा चीज है एजुकेशन। एजुकेशन धीरे धीरे व्यक्ति को हम लोग मूव कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करो। धीरे धीरे वो चीजें होगी, और ये एक दिन में संभव नहीं है मैम। अपराध नियंत्रण एक दिन में संभव नहीं है, चाहे वो हम प्रयास करें, धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना पता है कि चलो 1000 लोगों में से अगर किसी को 10 लोगों को भी मेरा फायदा हो गया तो हमारा ये मुहिम चलाना सफल माना जाए। तो ये चीजें हम उनको एजुकेट कर करके, दूसरी चीजें आप लड़ाई ना करें, इससे क्या नुकसान है इसके लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। अपराध ना बढ़े इसके लिए सबसे बड़ा जो है रास्ता हम लोगों ने निकाला है मध्यस्थता का, कि कोई बात जो है उसे बैठ करके सुलझा लो, इससे बढ़िया और कोई रास्ता नहीं। आप 10 साल बाद भी यही करोगे जिसको करने के लिए हम आज कह रहे हैं। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा को दे करके ही अपराध को नियंत्रण किया जा सकता है। और जैसा मेरा दिया गया एक टैगलाइन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारा मकसद है एक शिक्षित, शांतिपूर्ण, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त समाज का निर्माण करना। और ये सारा कुछ संबंधित है एजुकेशन से। ये सारी बातें संबंधित है एजुकेशन से। अगर आप एजुकेटेड रहेंगे तो सही और गलत का फर्क कर पाएंगे। और अपराध नियंत्रण, अपराध बढ़ने का मैं एक और कारण बता रहा हूँ। नियंत्रण तो तब करना होगा ना जब बढ़ेगा नहीं तो नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। जो चीज बढ़े ही ना उसको नियंत्रण क्यों करे। लेकिन बढ़ने का एक और रीजन है ना कि कुछ कानून की कुछ वैसी चीजें जो उसके पालन करने वाले हैं उसी का वो उल्लंघन भी करते हैं। सपोज मैं अपराधी नहीं हूं, लेकिन मेरे ऊपर इतने सारे झूठे एलिगेशन लगा दिए जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित हो
या फिर पुलिस वालों की कुछ गलती की वजह से हो, या कोई झूठे केसेस में हमें फंसा दिया, तो होता क्या ना, मानसिक, जब मान के चलिए मैं निर्दोष व्यक्ति हूँ और हमारे ऊपर कोई व्यक्ति केस कर दे रहा है झूठा आरोप लगा करके, और 5 साल बाद पता चलता है मैं दोषी नहीं था। अभी बहुत सारे आपने जजमेंट देखा, बहुत सारे 490 का मामला भी हाल ही में एक जिला का जो है सत्र न्यायालय का मैं जजमेंट का वो रिकॉर्ड देख रहा था, तो 298 ऐसे केसेस पाए गए जिसमें वादी अपने जो है वचन से मुकर गया कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं था, लेकिन ये बातें पता चल रहा है 2 साल 4 साल बाद, उसमें से अगर कोई अरेस्ट रह गया, कोई जेल में अंदर रह गया, क्या वो 4 साल वापस आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन जब झूठे चीजों को जब हम झेलते हैं तो हमारी जो दिमाग है ना वो डाइवर्ट हो जाती है कि यार वो फिर जो है ना वो उसको क्या बोलते हैं, बदले की भावना में तब्दील हो जाती है वो चीजें, कि अगर ये हमको परेशान किया तो हम भी इसको परेशान करेंगे। अब इन छोटी छोटी बातों को लेकर के अपराध बढ़ते हैं। तो हमें हर चीज पर नियंत्रण करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देकर के। शिक्षा वो नहीं कि पढ़ करके पीएचडी कर लिया, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो भी है जहां पर हम अलग गलत और सही चीजों को समझ सके। ये भी एक बहुत बड़ा, हमारे पास एनालिटिकल पावर आए, हमारे पास बौद्धिक क्षमता बढ़े, ये भी एक शिक्षा का, और शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कि हम एक बहुत बड़ा अपने डिग्री होल्डर हो गए। एक शिक्षा का मकसद तभी होगा जब आप अपने माध्यम से अपने लोगों के, अपने समाज के उत्थान में योगदान दे रहे हैं। शिक्षित व्यक्ति वही है, एक शिक्षित व्यक्ति वही है, ये हम नहीं, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि एक शिक्षित व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो अपने आसपास के एरिया लोगों को शिक्षित करे। और हम अपने, आप तक मैंने पूरे वीडियो में अधिकार की बात करी, मैं 2 मिनट कर्तव्य के बारे में भी बात करता हूँ। हमारे अधिकार, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलना चाहिए, तभी जाकर के मानवाधिकार की संपूर्ण पुष्टि होगी। कि अगर हमको जो अधिकार मिला है, हम केवल अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम रास्ते में चल रहे हैं, ट्रेन का शीशा तोड़ दे रहे हैं, बस का शीशा तोड़ दे रहे हैं, जो सरकारी बस है उसका शीशा तोड़ दे रहे हैं, जो ट्रेन चल रही है उस ट्रेन को चूड़ दे रहे हैं, उसको तोड़ दे रहे हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ वो अपने झंडा का अपमान, अपने देश के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, अपने आपके सिटीजन। ऐसे बात आती है तो आप कहते हैं हम भाई भाई हैं, चंद जब गुस्से आते हैं तो उन चीजों को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को किया जाए तो हम अपने कर्तव्य भी भूल जाते हैं। तो हमें अपने कर्तव्यों का करना बेहद जरूरी है, तभी जब तक हम कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे अधिकार की पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही आपके साथ बात करते करते 1 घंटे बिल्कुल। एक सवाल इनका है सुरेश तारे अंकल जी का, जो हमारी टीम में है। उन्होंने लिखा है जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, यह हो रहा है हमारे, इस कारण अपराध बढ़ रहे हैं। और मेरा भी एक सवाल है इसके साथ। हम सब जानते हैं जो हमारी न्याय प्रणाली है बहुत लचर है, मतलब बुरा नहीं मानिएगा, बहुत लचर है। और एक एक केस को 20-20 साल 25 साल लगते हैं उसके रिजल्ट आने में। तो उस समय वो जो केस की जो महत्ता होती है या केस वो सारे खत्म हो जाते हैं। 20-25 साल के बाद वो इंसान की क्या हाल होती है, उसका जो दुख है वो कब का वो दुख के साथ ही कभी कभी वो चला भी जाता है दुनिया से। इस बारे में आपको, मतलब ये हमारी लचर व्यवस्था तो है, ये हम सब मानेंगे। जी बिल्कुल है। इस चीज को हम इस तरीकों से, इसमें क्या है ना कि अभी जैसे न्यू लॉ एस्टैब्लिश्ड हुए हैं तो कुछ चीजें इसमें आसान की गई है जिसको हम लोग को मानना होगा कुछ चीजें। लेकिन देखिए होता क्या है ना कि व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुधरती है, व्यवस्थाएं एक दिन में नहीं संभव है, लेकिन इस चीज को हम लोग आपस में एकजुट होकर के उन चीजों के लिए संघर्ष करें तो एक न एक दिन बदलाव का कारण बनेगा। अब इसके लिए हम घर बैठ करके कुछ नहीं कर सकते, अपने माध्यमों से, अपने सोशल मीडिया माध्यम से, अपने न्याय प्रणाली में जो कमियां हैं उसको निकाल करके हम लोगों के माध्यम से वहां तक पहुंचाने का आप लोग भी काम करें। दूसरी चीज कि कुछ चीजें अपराध, सॉरी, ये जो चीजें हैं, जो केसेस की जो पीरियड बढ़ जाते हैं 10 साल 20 साल चलते हैं, उसमें कई लोगों का योगदान होता है, उस काम को करने में कई लोगों का योगदान है। चलिए एडवोकेट हूं, मैं चाहूंगा अगर आप एज ए क्लाइंट हमारे ट्रीट कर रहे हैं, मैं आपको ट्रीट कर रहा हूं, तो मैं क्या चाहूंगा कि जितना लंबा चले उतना मेरे पास पैसे आएंगे। मैं क्लियर बात कर रहा हूं कि जितना लंबा चले उतना लंबा चलेगा, मेरे पॉकेट भरते रहेंगे, मेरे पास समय तो क्लाइंट का जा रहा है, मेरा क्या। तो उन तमाम लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी चीजों को मानकर चलिए किसी एक के पीछे रह करके साल भर लगते हैं और वो काम में वो चीजें आती है, प्रॉपर नहीं हो पाता, तो हम एक गलत काम करने से जितना कमा सकते हैं उससे अच्छा हम कई अच्छे काम करके उतने समय में उससे ज्यादा कमा सकते हैं। ये मेरा भी मानना है कि जो चीजें, तो अब प्रशासनिक दृष्टिकोण से लेकर के कुछ हमारे आपके भी योगदान होते हैं
कुछ रिजिडपन होता है, कुछ जब एक होता है ना कि बदले की भावना होता है, तो इन सभी से बचने का जो मेरा मानना है कि इन सभी से बचे, और अगर कोई विवाद आपके, चाहे वो कम्युनिटी डिस्प्यूट हो, मध्यस्थता, रेप, मर्डर जैसे तमाम जो जघन्य अपराध है, इन सभी को छोड़कर के मध्यस्थता, जैसे वो व्यापारिक लड़ाई हो, कोई विवाद हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, या कोई कम्युनिटी डिस्प्यूट हो, रिलेशन डिस्प्यूट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, इन सभी डिस्प्यूट्स को आप उन चीजों से जाने से बचना चाहते हैं। इसका एक और रीजन है कि इतना ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं ना, जो 4-5 साल पहले के लोग पेंडिंग में हैं, तो आज किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके समय नंबर आते आते 2-4-5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। तो भैया आप सभी से निवेदन है, मैं सभी से आग्रह है, जो भी इस बातों को सुन पा रहे हैं, कि आप उस चक्कर में ना पड़े और बैठ करके अपने विवादों को समझाएं। नहीं तो फिर भी हम दोष देते रहेंगे और उससे ज्यादा दोष मेरा हुआ कि हम वहां तक पहुंच गए। हम सब जान रहे हैं कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय, तो हमें ऐसा काम ही क्यों करें कि हमें इंतजार करना पड़े। तो हमें उन चीजों से बचना होगा। ये मतलब मेरा मंतव्य, इसको पर्सनली ना लें चीजों को लेकर के, इसी से बदलाव लाने का केवल बन रहे हैं कि हमें बदलना होगा खुद, और बाकी तो कुछ चीजें होगी तो हमारी एक साथ मिलकर लड़ेंगे। 1 लाख लोग किसी एक चीज के लिए लड़ेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ बल मिलेगा। तो आप लोग साथ रहिए, धीरे धीरे उसके ऊपर भी काम होगा कि और भी बदलाव होंगे, और जब हम एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़े हैं तो धीरे धीरे अच्छा ही होगा, यही है। बिल्कुल, और आप जैसे लोग जब आएंगे तो हमारी न्याय प्रणाली भी सुधरेगी, और हम जिस विषय पर आप कार्य कर रहे हैं उस पर भी बहुत सुधार होगा और लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। ये तो बिल्कुल ही होगा। बिल्कुल सही बात कही आप ऐश्वर्या जी। और आज हमने 1 घंटे के अंदर इतनी सारी जानकारी लेना भी बहुत बड़ी बात है, जो आज हमने जी के पांडे सर के द्वारा प्राप्त की। और मुझे लगता है कि मेरे बहुत ही मुद्दों पे हमने बात की, अपराध के मुद्दे पे बात की, अधिकार के मुद्दों पे बात की, और सर ने जो बताया कर्तव्य भी बहुत ज़रूरी है, उस पे भी बात की। लेकिन जैसे आप शुरू कर रहे हैं, आपने किया, हम लोग कर रहे हैं, तो इस तरह से एक ह्यूमैनिटी, एक मानवता जो हम लोग फैला रहे हैं, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है, हम सबका साथ मिलकर कोशिश है मेरी सबकी। एक जी। रिक्वेस्ट होगा कि आप पांडे जी, आप अपना कोई नंबर हमारे प्लेटफॉर्म पर डाल दें कि जिसे भी मदद की जरूरत हो तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। एक बात और आपके माध्यम से, शेयर योर ह्यूमैनिटी के माध्यम से बताना चाहेंगे। एक मिनट का बात है कि जैसे देखिए होता क्या है ना कि समाज में 5% ही गलत लोग हैं, मात्र 5%, और 95% अच्छे लोग हैं। लेकिन ये 5% हावी इसलिए हो जाते हैं ना कि 95% वाले चुप रह जाते हैं। शांत रहते हैं, अगर बिल्कुल शांत। कम्युनिटी में किसी के साथ गलत हो रहा होता है तो हम तमाशा बिन भर के बैठे रहते हैं, है ना, कि चलो वो उसके साथ हो रहा है। तो अब जो जिनकी सोच ऐसा रहेगा उनके साथ हो रहा है, तो वो न्याय से क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो इस तंत्र से क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम अपने कम्युनिटी के एक बात को समझाने के लिए नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। 5% लोग इसलिए हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, नकारात्मकता हमारे ऊपर इसलिए हावी हो जाती है कि सकारात्मक अपना एक्शन ही नहीं दिखाती। जब पॉजिटिविटी अगर अपना एक्शन शुरू कर दे तो नकारात्मकता की कहीं जगह ही नहीं रहेगी हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग अगर पहले से खाली नहीं है तो हम इसमें कुछ और नहीं भर सकते। अगर एक बाल्टी पानी भरा हुआ है, उसमें और कुछ पहले से बाद में भरेंगे तो वो गिरेगा, बाहर गिरेगा। खाली है तो भरेंगे। तो हमें सारी नेगेटिविटी को निकाल करके समाज में हमें अच्छी चीजों को देखना है। अगर मानकर चलिए एक ही जमीन में एक आम का भी पौधा है, एक नीम का भी पौधा है, लेकिन नीम तीता क्यों होता है और आम मीठे क्यों होते हैं, हमें इन दोनों चीजों पर समझना है। हमें अच्छाइयों को एब्जॉर्व करके नाम बनना है। दोनों अपने अपने जगह पर हैं, लेकिन हम यहाँ पर समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि हमें नेगेटिविटी, भले वो बाद में जाकर के एक रत्नाकर स्वामी महर्षि वाल्मीकि बन जाए, वो अलग चीज है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिससे हमें नेगेटिविटी को दूर करनी है। जिसे कहते थे ना हमारे गुरुजी, कभी कभी पुराने जो गुरुजी होते हैं वो खैनी बना करके खाते थे, तो हम वो नहीं सीखना है, खैनी बनाने वाला काम नहीं सीखना है। जो अच्छा चीज बता रहे हैं उसको हम बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कहा। और आपकी ये संदेश जो है वो हमारे दर्शकों के मध्य पहुंचेंगे। और हमारी पत्रिका है पूर्व पत्रिका, जी। नंबर है मैम, एक 9162845858, और मेरे इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या 9431447466, इस नंबर से मेरे से डायरेक्ट बात होगी आप सभी की। जी, ये आपके फोन नंबर एक बार फिर से आप व्हाट्सएप नंबर अपना बोल दें, या जो नंबर आप टोल फ्री नंबर कह रहे थे। 9162845858 9162
84 84 5858। 5858। मैं दोहरा देती हूँ कि आपको कांटेक्ट करने का टोल फ्री नंबर है हाँ 9162845858। क्या ये सही है? और अगर हो तो 9431 हाँ, अगर ये सही है तो डबल ये इसको मैसेज को हम डिस्प्ले कर रहे हैं और अगली जी बार हम लोग प्रोग्राम के दौरान ये नंबर वहाँ पर आ जाएगा। साथ ही हम लोग जी इनकी आपके साथ जो आज वार्ता हुई है, तो जानकारी के ये बहुत ही सटीक जानकारी है और बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। तो इसके लिए हम लोग अपने भोर पत्रिका के में भी जो हमारी आज साक्षात्कार हुई है, जो बात हुई है उसको रखना चाहेंगे और उसमें हम लोग दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए आपके जो संस्था है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी हम लोग उसके मध्य रखेंगे। तो धन्यवाद। आज की जो चर्चा हुई है, बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है और मुझे लगता है दर्शकों के माध्यम बहुत सारी बातें पहुँच चुकी है। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े थे और हमारे टीम के भी जितने भी सदस्य यहाँ पे मेंबर्स जुड़ चुके हैं, उन सबका मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ और साथ ही आज गौतम सर को भी धन्यवाद, उनकी जितनी भी टीम जहाँ पे भी कार्य कर रही है, उन सबको धन्यवाद क्योंकि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, उसी कार्य का हम प्रचार कर रहे हैं कि हमारा भी यही मानना है कि थैंक यू ह्यूमन सो है, मच। अपनी ह्यूमैनिटी बनाए रखें और अपने जो भी आप टीचर हैं, तो अपने समय निकाल के उसमें आप अपना बच्चों को पढ़ाएँ, जो जानकारी दें, जैसे आप जो कार्य कर रहे हैं, बहुत, बहुत, बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया कार्य है और इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, एक नागरिक होने के कारण और साथ ही बहुत-बहुत बधाई और आपको शुभकामनाएँ। आप ऐसे ही लगे रहें और ढेरों आपको सफलता मिले। हम सबका आशीर्वाद है, हम सबकी शुभकामनाएँ आपको। बिल्कुल, सर तो हम लोग से बहुत छोटे हैं, तो बहुत ही आशीर्वाद है सभी और शुभकामनाएँ। कर रही है और ये मतलब एक डेडिकेटेड टीम आप लोगों को देख करके हमें भी एनर्जी मिलती है कि चलो अभी कुछ अच्छी चीजों की शुरुआत हो रही है। तो आप लोग हम जैसे लोगों के बारे में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ला करके चीजों को बताना ताकि हम अपनी बात रख सकें, तो ये काफी महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि शेयर योर ह्यूमैनिटी भी इन चीजों के लिए काम कर रही है, जो कि वास्तविक में क्योंकि देखिए हम कर रहे हैं, एक्शन को दिखाने वाला कोई अगर आ जाए तो 4 चाँद लग जाते हैं। इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है और अच्छे चीज़ों का जो है आप लोगों को सैल्यूट है और लोगों के पास बात रखें और हम चाहेंगे कि इस चीज़ों का भी विस्तार अच्छे से हो और बिल्कुल, हमसे आएगा, हम हमेशा पूरी टीम के लिए हम तैयार हैं। जो चाहें बिल्कुल। हमसे जितना बन पाए हम आपका सहयोग करेंगे और हमें भी चाहिए कि लग रहा है कि कुछ अच्छे लोग आ रहे हैं साथ में तो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस चीज़ को बढ़ाया बिल्कुल, जाए मिलकर के। हम लोग मिलकर बढ़ेंगे इस ये कार्यक्रम आज बस एक शुरुआत समझिए और भी हम लोग एक अभी तक आज तो हमने पूरे पूरे बातों पे चर्चा की है। अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो चाहिए, यही तो हम लोग भी चाहते हैं कि जानकारी के अभाव में कुछ ना हो। इसीलिए जानकारी हम लोग अपने दर्शकों के समक्ष पहुँचाएँगे और आपका समय फिर लेंगे, फिर आपको बुलाएँगे और ज़रूर, दर्शकों के मध्य ये रखेंगे। हमारा सौभाग्य ज़रूर। अब तक हमारे सभी दर्शकों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। हमारी सहयोगी ऐश्वर्या शंपन्ना जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज का सार्थक कार्यक्रम इस सार्थक चर्चा में हमारे साथ रहीं और जीके सर को बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ, पूरी टीम को शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।